Very good afternoon, my student and my dear friend. Today I am going to discuss the topic of factor affecting the enzymatic activity. जो लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस किया था। जो आज का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है फैक्टर affecting enzymatic activity. Factor affecting the enzymatic activity. Student, there are 8 factors which is responsible for enzymatic activity. The first one is concentration of enzymes. Concentration of enzymes. Right. Second factor is concentration of substrate. And third factor is concentration of product. Fourth factor is effect of temperature on enzymatic activity. Effect of temperature and fifth one is effect of pH on enzymatic activity. Effect of pH on enzymatic activity. Sixth number factor is effect of activators. And seventh is effect of time. And last one is effect of light and radiations. Effect of light and radiations. राइट स्टूडेंट, इन सभी फैक्टर को हम एंजाइमेटिक या एंजाइम काइनेटिक्स भी बोल सकते हैं। तो अदर वर्ड्स में इसको हम क्या बोल सकते हैं दीदी? एंजाइमेटिक्स या एंजाइम्स काइनेटिक्स भी बोलते हैं। राइट। जो पॉइंट नंबर 2 है द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इस पॉइंट नंबर 2 में स्टूडेंट जो हम डिस्कस करेंगे इसमें हम माइकल मेंशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे।
कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड डबल रेसिप्रोकल प्लॉट जिसको बोलते हैं लाइन वीवर बर्ग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ जो सबस्ट्रेट के पॉइंट में हमें यहाँ पे दो पॉइंट को डिस्कस करना है। द फर्स्ट वन इज माइकल मैनिंगटन कांस्टेंट Km बोलते हैं इसको, और सेकंड वन इज लाइनवियर बर्ग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा क्या है कि जो Km वैल्यू को बताएगा, राइट। तो हम यहाँ पे फर्स्टली स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। Student, in first point, the concentration of enzymes is denoted by E. Concentration of enzymes is directly proportional to the velocity of enzymatic reaction, यानी velocity V means velocity of enzymatic reaction, राइट। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड यहाँ पे कि जैसे जैसे हम एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वैसे वैसे ही वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ेगा, और वैसे वैसे ही हमारा जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो भी बढ़ेगा। तो इसको हम और भी ठीक तरीके से समझते हैं एज ए ग्राफ। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में क्या होगा, एंजाइम्स की कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन E, एंजाइम की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर क्या होगा V मतलब वेलोसिटी of enzymatic reaction, and this is called concentration of enzymes. This is called a concentration of enzymes. Right? तो जैसे जैसे एंजाइम्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्ट भी आपका ज्यादा फॉर्म होगा। तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, राइट। तो हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है वैसे वैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ेगी, राइट। जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स का जो मेन सिग्निफिकेंट क्या है कि ये जो सीरम में या प्लाज्मा में या ब्लड्स में जो क्या करता है कि डिजीज को डायग्नोसिस करने में हेल्प करता है, राइट। तो अब हम सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करते हैं वो है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। The second point is concentration of substrate. Concentration of substrate. Right?
स्टूडेंट सबस्ट्रेट मतलब कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उसको हम सबस्ट्रेट बोलते हैं, जो भी किसी भी केमिकल का स्टार्टिंग मटेरियल होता है। तो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करेंगे तो वैसे ही डायरेक्ट क्या होगा कि जो वेलोसिटी, एंजाइमेटिक वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी, राइट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा तो एंजाइमेटिक वेलोसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन ये एंजाइमेटिक वेलोसिटी जो इंक्रीज होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, राइट। तो इट इज इंक्रीज ग्रेजुअली इंक्रीज इन लिमिटेड रेंज, increase in limited range, राइट। तो लिमिटेड रेंज का मतलब क्या, हम इसको और भी अच्छा ठीक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में जो आपका वाई एक्सिस है उसको हम v मतलब वेलोसिटी ऑफ एंजाइम्स, राइट, और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या है कि वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ेगी। तो कुछ इस तरीके का एक ग्राफ होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ तक तो जो है यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज हुआ, इसके बाद में जो ये लाइन देख रही है प्लेटू स्टेज हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। इसके बाद में जो वेलोसिटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, राइट। तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्लेटू स्टेज, ठीक है, प्लेटू स्टेज बोलते हैं। यानी कि जो ये आपका इस पॉइंट पे हम इसको Vmax बोल देते हैं, राइट। दिस इज कॉल्ड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड Vmax, this point is called Vmax. Vmax, राइट। तो ये यहाँ पर क्या है, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई है इस कंसंट्रेशन के ऊपर, इस कंसंट्रेशन के ऊपर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई है। तो इसके हाफ पार्ट को हम, जो इसका हाफ पार्ट है उस हाफ पार्ट को हम हाफ Vmax बोल सकते हैं, राइट। और हाफ Vmax जो होगा वो किस कंसंट्रेशन पे बनेगा, दिस हाफ कंसंट्रेशन पे बनेगा। तो इस जो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, Km, राइट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड Km पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, Km। और Km की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी अभी आपको थोड़ी देर पहले, दिस इज कॉल्ड माइकल मेंटन कांस्टेंट, दिस पॉइंट को माइकल मेंटन कांस्टेंट, राइट। अब यहाँ पे लिमिटेड रेंज का मतलब क्या है कि जो सबस्ट्रेट की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो एंजाइमेटिक वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन हमें यहाँ पर विशेष ध्यान ये देना है कि जो एंजाइम्स है उसकी स्पेसिफिक साइट उतनी प्रेजेंट है या नहीं है। अगर स्पेसिफिक साइट उसकी जो या एक्टिव साइट जो है अगर उसकी प्रेजेंट नहीं होगी तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के बीच में कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एंजाइम्स है, राइट, और उस एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं, एक्टिव साइट
जो है वो 1000 है, राइट। एक्टिव साइट कितनी है उसकी 1000। और जो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन यहां जो सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन है मान के चलते स्टार्टिंग में 100 है, राइट। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो भी आपका क्या है 100 होगा, राइट। क्योंकि इसके पास जो एक्टिव साइट कितनी है 1000 है, तो जब तक 1000 एक्टिव साइट बैलेंस में रहेगी या बची रहेगी तब तक हमारा सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन होती रहेगी और प्रोडक्ट फॉर्म होता रहेगा। जैसे मान लीजिए इस यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो इसकी यहाँ पर हमने 200 कर दिया तो भी हमारा क्या प्रोडक्ट बनता रहेगा और वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन होती रहेगी। अगर हमने यहाँ पर 500 कर दिया तो भी हमारा प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे 500 तक बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इसकी 1000 तक बढ़ा दी है, यानी इसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 1000 तक बढ़ा दी है, तो प्रोडक्ट भी उस कंडीशन में क्या होगा कि 1000 तक बन सकता है। लेकिन जब मैं इसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मोर देन 1000 कर दूंगा, लेकिन तब उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो केवल 1000 ही बनेगा, राइट। तो उसी को हम बोलते हैं कि ग्रेजुअली इंक्रीज इन लिमिटिंग रेंज। तो वो लिमिटिंग रेंज में आपका कन्वर्टेड होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी जितनी एक्टिव साइट प्रेजेंट होगी उतने ही एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा और उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब हम मैं स्टूडेंट आपको ये जो माइकल मेंसन कांस्टेंट है उसको कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताता हूँ। जब भी एंजाइम्स की प्लस सबस्ट्रेट की आपस में रिएक्शन होगी तो वे एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और इसी के साथ साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो एक एंजाइम्स और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी होता है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये दिस इज वन एंजाइम्स, दिस इज सबस्ट्रेट, दिस इज एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट। और दिस इज प्रोडक्ट, एंजाइम्स प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, राइट। यहां पर क्या हुआ कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। इसके लिए K1 इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज K2 और दिस वन इज K3। तो यहां पर क्या होगा कि जो K1 K2 एंड K3 दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट इसको हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पर Km की वैल्यू हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, Km की वैल्यू जो हो जाएगी मीन K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय K1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, Km की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि जो Km या माइकल मेंसन कांस्टेंट है वो हमारा कैसे आइडेंटिफाई होगा और उसका क्या इंपॉर्टेंस है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर। जो मेजरिंग वेलोसिटी है, जो मेजरिंग वेलोसिटी है
वो आपकी इक्वल होगी इसमें Vmax concentration of substrate divided by Km plus concentration of substrate, राइट। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो V means measuring velocity या measured velocity, this is called measuring velocity of enzymatic reaction, measuring velocity of enzymatic reaction. Vmax is maximum velocity of enzymatic reaction. Here S is substrate concentration, and Km क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, Km इज माइकल मेंशन कांस्टेंट। मेंटन कांस्टेंट, राइट। तो स्टूडेंट हमें केवल यहाँ पे ये इक्वेशन को याद रखना है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम इसको बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर Vmax क्या है, Vmax इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन विद द मेजरिंग वेलोसिटी, जिसको हम मेजरिंग करेंगे एस इज द concentration, substrate concentration, और K with the Michael-Menton constant, Michael-Menton constant। स्टूडेंट इन इक्वेशन फर्स्ट हम यहाँ पर V को 1/2 Vmax में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर इस जो वैल्यू को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि जो यहां पर हो जाएगा V की जगह 1/2 Vmax, और इधर Vmax सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। अब हम यहाँ पर क्या होगा, जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा कि Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका 2 Vmax, और यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और ये Vmax इधर आ जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे Vmax से Vmax यह कट जाएगा, राइट। तो जो इक्वेशन आएगी हमारे पास, जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और इधर आ जाएगा 2S, 2S आ जाएगा, राइट। तो Km को हम यहां से निकाल सकते हैं, Km इधर
2 parts of substrate concentration minus 1 part of substrate concentration. तो Km equal to substrate concentration. Km equal to substrate concentration, right? So it means that when Km value is equal to the substrate concentration, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो 50% ऑफ एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, 50% ऑफ एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड होंगे और अपनी एक्टिविटी को शो करेंगे, राइट? अब हम इसके बारे में बात करते हैं लाइन, व्यूअर, बट रेसिप्रोकल प्लॉट्स के बारे में। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लॉट्स है डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स, वो है आपका लाइन, वीवर, बट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स, रेसिप्रोकल प्लॉट्स। राइट? जो इससे पहले हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी और जो डायग्राम पढ़ा था, उस डायग्राम में हमने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है? यहाँ पर क्या था, V था, और ये इधर क्या था, एक्स एक्सिस पे आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी, ठीक है? और जो उसका ग्राफ था वो किस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से ग्राफ आ रहा था, राइट? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है या जो माइकल मेंशन कांस्टेंट हमने आइडेंटिफाई किया था, उसके थ्रू में हमें ये परेशानी होती है कि हम यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू ऑफ माइकल मेंशन कांस्टेंट की आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, इसलिए हमें लाइन, वीवर, बट, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट करना पड़ता है। इस मेथड के थ्रू क्या होगा कि हम एक्यूरेट और इजीली तरीके से Km वैल्यू को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसमें जैसे कि हमने इक्वेशन पढ़ी थी उस समय कि V इक्वल टू V मैक्स प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट, डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है? तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें इस इक्वेशन को हमें रेसिप्रोकल करना है, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है इसको। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या करा कि जो इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमने इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मतलब जो V है वो 1/V हो गया और यहाँ पर जो Km प्लस S है वो ऊपर आ जाएगा। तो इधर क्या हो गया, Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपर साइड में हो गया और V मैक्स और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नीचे आ गया, राइट? अब इसको हम स्टूडेंट और थोड़ा रीअरेंज करेंगे यहाँ पे। तो किस तरीके से करेंगे कि 1/V, V मतलब एंजाइमेटिक वेलोसिटी जो होगा Km डिवाइडेड बाय V मैक्स प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय V max maximum concentration of enzymes
इंटू एक्स, एक्स मतलब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगा और इधर भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आएगा। तो इधर सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट जो इक्वेशन आएगी आपके पास 1B इक्वल टू Km B max सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और यहां पे हो जाएगा 1/V max, 1/V max, राइट। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी, इक्वेशन नंबर 2। हम मैथमेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन के लिए एक इक्वेशन पढ़ते थे, इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस c, राइट। m यहाँ पर तो क्या है, m है आपका स्लोप, स्लोप के बारे में बताएगा, राइट। और x इज कॉल्ड, जो x है, x हमारा क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और v c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरसेप्ट, राइट। दिस इज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इक्वेशन 2 को हम और सिंपलीफाई कर सकते हैं यहाँ पे, कि हम इस तरीके से बता सकते हैं कि जो स्लोप है हमारे पास वो Km यानी माइकल मेंटन कांस्टेंट इंटू V मैक्स में बना हुआ है, और इसके साथ में जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो 1/S हो गया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, प्लस जो इंटरसेप्ट है वो आपका है 1/V मैक्स, राइट। तो इस इक्वेशन की हेल्प की सहायता से हम अब ग्राफ बनाएंगे। जो ग्राफ बनेगा ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए बनाते हैं वो इस तरीके से बनेगा। जो ग्राफ होगा वो ये आपका 1/V उसमें बनेगा, और ये यहाँ पर 1/S यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में बनेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि इधर कोई एक पॉइंट है, इधर हम मान सकते हैं कि इंटरसेप्ट पॉइंट है, और जो इधर ये लाइन आगे की तरफ बढ़ेगी इसको हम स्लोप्स बोलते हैं, यानी कि स्लोप्स हो जाएगा। स्लोप्स की जो वैल्यू थी हमारी कितनी थी, यहाँ पे स्लोप्स की वैल्यू थी जो Km डिवाइडेड बाय V मैक्स, राइट। ये स्लोप्स की वैल्यू थी, और यहाँ पर क्या है, C पॉइंट है यानी कि इंटरसेप्ट है, जो हमने ये इसके बारे में बताया था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो सिंपली आइडेंटिफाई करेंगे हम Km वैल्यू को, तो इसको क्या करना है, हमें एक्सट्रापोलेट करना है, थोड़ा पीछे की साइड में एक्सट्रापोलेट करेंगे इसको। तो एक्सट्रापोलेट करेंगे तो ये जो हमारा स्लोप्स है, ये स्लोप थोड़ा इस तरीके से यहाँ की तरफ आएगा, पीछे की साइड में आएगा, राइट। यानी इधर क्या होगा, इस तरफ क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है यानी 1 2 3 4 जाएगी, और यहाँ से क्या होगा कि 0 से कम जाएगी, जैसे -5 4 3 वो माइनस रेंज में जाएगी। तो यहाँ पर जिस पॉइंट पे जो एक्सट्रापोलेट मैंने किया हुआ है, जिस पॉइंट पे एक्सट्रापोलेट यहाँ पर मिल जाएगा, वहां पर हम क्या इजीली तरीके से Km वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि Km वैल्यू आपका इजी तरीके से आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो एज कंपेयर टू द माइकल मेंटन कांस्टेंट
के तरह से हम लाइन व्यूअर बर्ड्स डबल रेसिप्रोकल प्लॉट की हेल्प के साथ से हम के वैल्यू को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो प्लेटो स्टेट की वजह से एक्चुअल पॉइंट या एक्चुअल वेलोसिटी या एक्चुअल कंसंट्रेशन को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इस मेथड के थ्रू हम एक्चुअल कंसंट्रेशन को इजीली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, तो ये था आपका सेकंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में। अब हम इसके तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। The third factor is concentration of product. स्टूडेंट, जैसे जैसे अकुमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है एंजाइमेटिक का, वैसे वैसे क्या एंजाइमेटिक वेलोसिटी जो रिएक्शन की है वो डिक्रीज होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इंक्रीज अकुमुलेशन ऑफ एंजाइमेटिक प्रोडक्ट। अकुमुलेशन ऑफ एंजाइमेटिक प्रोडक्ट इसलिए बोला गया क्योंकि ये एंजाइम से हेल्प के साथ से बढ़ रहा है, तो इसको एंजाइमेटिक प्रोडक्ट करेगा। तभी उस कंडीशन में क्या होगा कि जो डिक्रीज होगी एंजाइमेटिक वेलोसिटी, डिक्रीज एंजाइमेटिक वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। राइट, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें बेसिकली ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि जितने भी जो एंजाइमेटिक प्रोडक्ट है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स के साथ में लूजली बाइंड होते हैं, और लूजली बाइंड होने की वजह से वो अपनी एक्शन को कम कर देते हैं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बताता हूँ। The fourth one is effect of temperature on enzymatic reaction. Effect of temperature. Right? इसमें जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे ही आपकी एंजाइमेटिक वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। इंक्रीज एंजाइमेटिक वेलोसिटी, increase enzymatic velocity gradually, and reach to optimum level, right? तो इसको हम और भी अच्छी तरीके से ग्राफ के थ्रू समझते हैं। Velocity of enzymatic reaction, right? And this is temperature in Celsius, right? तो जो इसका ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारा बेल शेप्ड होता है, राइट? बेल शेप्ड होगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या होगा, दिस पॉइंट पे ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ऑप्टिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम्स के लिए होगा। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर।
ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइट। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी टेम्परेचर होगा वो 40 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ये ऑप्टिमम लेवल को अचीव करने के बाद में टेम्परेचर डिक्लाइन होता रहेगा, ठीक है। एक पॉइंट और है यहाँ पर समझने के लिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको Q10 भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब जब भी हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एंजाइमेटिक वेलोसिटी बढ़ेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। इंक्रीज in enzymatic velocity when increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो दिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। टेम्परेचर का जो ऑप्टिमम वैल्यू या ऑप्टिमम कंडीशन जो है वो आपकी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस है। यानी जो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जो बहुत सारे एंजाइम्स है अपनी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शो करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि मोर देन 45 डिग्री सेल्सियस पे भी अपनी एक्टिविटी को, ऑप्टिमम एक्टिविटी पे भी काम करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास वीनम फॉस्फोकाइनेज, राइट। वीनम फॉस्फोकाइनेज एंड सेकंड एंजाइम है मसल एडिनाइल काइनेज। ये एंजाइम्स जो अपनी एक्टिविटी को शो करेंगे वो 100 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे अपनी एक्टिविटी को शो करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स के एंजाइम्स हैं, जैसे यूरिएज अपनी जो एक्टिविटी है, ऑप्टिमम एक्टिविटी, वो 60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर शो करेंगी। लेकिन जब एंजाइम्स के टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल से बढ़ाएंगे, ज्यादा बढ़ाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो टेम्परेचर का डीनेचुरेशन हो जाता है। यानी हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि व्हेन इंक्रीज टेम्परेचर अबाउ ऑप्टिमम लेवल देन डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स इज अकर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डीनेचुरेशन शो होगा, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स शो होगा। डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स होगा। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जो एंजाइम्स के स्ट्रक्चर है उसमें डीअरेंजमेंट हो जाता है।
यानी हम इसको ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर उसका रह जाता है, उसको हम डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम बोलते हैं। जब जब भी हम टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल से अधिकतर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हम हाई एंजाइम्स को हाई टेम्परेचर पे काम कराने की कोशिश करेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो जितने भी एंजाइम्स का वर्किंग है वो इनएक्टिव हो जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी इज इनएक्टिव, इनहिबिटेड, राइट। सो स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर जो बताया कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे एंजाइमेटिक वेलोसिटी को इंक्रीज होता है, लेकिन जब ये ऑप्टिमम लेवल को अचीव करता है तो उसके बाद में जो इसकी वेलोसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, यानी इसका जो एक्शन है एंजाइमेटिक एक्शन वो डिक्रीज होने लगता है, राइट। इसके बाद डिस्कस किया था हमने Q10 या टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस किया था। जब हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सकते हैं। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिसको अपनी एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एडिनाइल काइनेज का और वीनम फॉस्फोकाइनेज का। और मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर मान लीजिए कुछ जो एंजाइम्स हैं अगर हायर टेम्परेचर पे काम करेंगे तो उसका डीनेचुरेशन भी हो सकता है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर है एंजाइम्स का, एंजाइम्स क्या प्रोटीन नेचर के होते हैं, और एंजाइम्स की जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर का यहाँ पे डीअरेंजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी कम हो जाती है या इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। तो हम जो इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ पीएच के बारे में पढ़ेंगे।